जनरल मिस्टन, अगर आप ये तस्वीरें देख पा रहे हैं और सर आपने देखी भी हैं पहले भी, अब कैसे कोई भी देश या इजराइल ये तय कर रहा है जनरल मिस्टन कि यही हमास का ठिकाना है? और हमास के आखिर ऐसे कितने ठिकाने हैं जनरल मिस्टन? यहां तो सैकड़ों इमारतें बड़ी बड़ी और वो भी रिहायशी इलाकों में वो मिट्टी में मिला दी गई हैं। तो आपको लगता है सर, एक फौजी होने के नाते फिर से हम ये समझना चाहते हैं कि आखिर ये होता कैसे, तय कैसे होता है सर? बिल्कुल, आपने वो सवाल जो किया था और उसी को मैं कंप्लीट कर रहा था जी। तो देखिए, इजरायलीज ने और जूज ने बहुत सफर किया है। उनके तो दो टेम्पल्स हैं, एक 5th सेंचुरी बीसी में बर्बाद किया गया था और दूसरा ये 70 एडी में। तो उन्होंने बहुत सहा है और उसके बाद वहीं से उसी अब्राहम से क्रिश्चियनिटी निकली है और कुछ सालों के बाद, या कुछ साल नहीं, कुछ सेंचुरीज के बाद उसी से इस्लाम निकला है। तो तीनों रिलीजन्स का कॉमन पॉइंट तो अब्राहम है। तो वो वहां पर हमेशा ये डिस्प्लेसमेंट रहा है और ये इनको प्रॉमिस लैंड दिया गया था, वो पता है, ये हिस्टोरिकल है। अब बात करते हैं लड़ाई किसने शुरू की। तो हमास ने शुरू की। मैंने आपको बताया उन्होंने क्या क्रूरता की। दूसरी क्रूरता ये थी कि होस्टेजेस ले गए। उनके ऑपरेशनल डायरेक्टिव में था कि किसी को भी पकड़ना है, होस्टेजेस। ये पहली बार शायद आपने भी देखा होगा जिंदगी में, हमने भी इतने टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन देखे हैं। वो जनरली फौजी को पकड़ लेते हैं या एक दो सिविलियन को। यहाँ तो 200 से ज्यादा सिविलियन और बच्चे हैं, उसमें खूब सारे बच्चे हैं। आप इसी को कोई कल्पना कर सकता है? तो शुरुआत तो वहां से हुई। अब क्या इजराइल के पास क्या इरादा था? इजराइल के पास एक ही चारा था, हमास को खत्म करना। और उन्होंने अपना ऑपरेशनल मिलिट्री प्लान डायरेक्टिव बहुत क्लियर कट लफ्जों में दिया है, हमास का खात्मा करना। अरब वर्ल्ड का जहां तक सवाल है, कोई भी अरब वर्ल्ड के नेता ने हमास का सपोर्ट नहीं किया है। सब ने सिर्फ बोला है कि फलस्तीन को उनकी जो राइटफुल राइट्स है वो मिलनी चाहिए। ये हमास के साथ कोई नहीं खड़ा हुआ है। और चाहे हिंदुस्तान हो या कोई भी देश हो, हमास के साथ या कोई टेररिस्ट के साथ खड़ा नहीं होता है। अब लड़ाई कैसे की जाती है? लड़ाई तो एक पार्टी ने शुरू की, अब दूसरी पार्टी के पास क्या ऑप्शन है? हमेशा ग्राउंड अटैक किया जाता है और पहले एयर अटैक किया जाता है। एयर अटैक कहां किया जाता है? कमांड कंट्रोल स्ट्रक्चर्स में, लॉजिस्टिक स्ट्रक्चर्स में, इंफ्रास्ट्रक्चर में। और ये सारे कहां पर है? ये गाजा में है। इसको उनको जानते हुए इजरायली सेना को उन्होंने कई दिनों से हुक्म दे दिए थे कि तमाम पॉपुलेशन नॉर्थ गाजा से। अब मैं नॉर्थ गाजा क्यों बोल रहा हूं? वो उनका एक मिलिट्री ऑब्जेक्टिव है। लड़ाई में कभी हम ऑब्जेक्टिव नहीं बताते हैं, लड़ाई में ऑब्जेक्टिव लास्ट तक सीक्रेट रखा जाता है। लेकिन यहाँ इजरायली सेना के पास कोई ऑप्शन नहीं था, उन्होंने ये ऑब्जेक्टिव डिक्लेयर किया। क्यों? क्योंकि वहां से सिविलियंस उस इलाके को खाली करे। हमास क्या कर रहा है? जब ये इवैक्यूएशन भी हो रहा था, हमास ने रोड ब्लॉक्स लगाए। देखिए, हमास की सर्वाइवेबिलिटी किस पे निर्भर है? वहां के लोगों पे। आज उनके पास दो हथियार हैं सबसे बड़े। एक तो ये जो 200 से ज्यादा होस्टेजेस हैं और दूसरा हथियार है गाजा के पैलेस्टीनियन। तो ये दो हथियार का इस्तेमाल कर रहे हैं और वहां कायरों जैसे, मैं तो बोलूंगा कायरता पूर्वक हरकत करके वहां टनल्स में छिप रहे हैं, सिविलियंस के बीच में छिप रहे हैं, हॉस्पिटल में छिप रहे हैं। और दो आपने हॉस्पिटल का बताया, देखिए हमारे साथ एक एयरफोर्स के भी गेस्ट है। सर मैं आपसे यही निवेदन कर रहा था। बता रहा हूँ, ये जो बम है ये हमास ने गिराया है, उसमें कोई शक नहीं है। ठीक है, एज अ मिलिट्री एनालिस्ट मैं आपको बता रहा हूँ। ठीक है, दिस वाज डिजाइन क्यों किया था? क्योंकि वहां लोगों को तकलीफ हो और इंटरनेशनली ये इश्यू इजराइल के अगेंस्ट चला जाए। ठीक है, तो लड़ाई का तरीका ठीक है। मैं दोबारा आता हूं आपके पास। मैं दोबारा एक छोटा रिएक्शन, क्योंकि एयर मार्शल चोपड़ा हमारे साथ हैं, उनसे एक भी रिएक्शन नहीं आया। एयर मार्शल चोपड़ा, हम इसी बात को जनरल बेस्टन से जो हमने पूछी थी उसको और समझना चाहते हैं। और जो एक हमारे हिंदुस्तान में, भारतवर्ष में एक कहावत है, गेहूं के साथ घुन पिसता है। क्या सर ये हो रहा है कि कोई भी युद्ध इस तरह का होता है एयर मार्शल चोपड़ा, उसमें आम लोगों की मौतें होना स्वाभाविक है, होती ही हैं, और यही फलस्तीन में भी हुआ है सर? नहीं, मैं बताना चाहता हूं कि आज ना एक बहुत सेंसिटिव मोमेंट है। आफ्टर 2 वीक्स ऑफ लड़ाई के अंदर सर हमास ने शुरुआत की। तकरीबन 1500 इजरायली इनोसेंट्स की डेथ हुई। तकरीबन 4000 हमास की पैलेस्टीनियंस की डेथ हुई, मोस्टली इनोसेंट्स।
मगर लास्ट 2 हफ्तों से एयर स्ट्राइक्स लगातार चल रही हैं पहले दिन से। देखिए, एक लॉन्ग टर्म प्लान है, हमास को खत्म करना है, उसको खत्म करने के लिए एक ना एक दिन ग्राउंड ऑफेंसिव की जरूरत है, मगर ग्राउंड ऑफेंसिव शुरू होने से पहले उनको कुछ सेंसिटिव टारगेट्स को अटैक करना है। देखिए, ये नॉर्मल लड़ाई नहीं है। मार्शल चोपड़ा, सॉरी सर, मैं आपको बीच में रोक रहा हूं, सॉरी टू इंटरप्ट यू। एक बड़ी खबर आ गई है इस वक्त, फलस्तीन की तरफ से यह खबर आई है, युद्ध चल रहा है, लेकिन फलस्तीन के राष्ट्रपति महमूद अब्बास ने बड़ा बयान दे दिया है और उन्होंने कहा किसी भी कीमत पर हम अपनी जमीन नहीं छोड़ेंगे, यानी कि फलस्तीन को नहीं छोड़ेंगे। महमूद अब्बास फलस्तीन के राष्ट्रपति ये कहते हैं कि हम किसी भी कीमत पर ये अपनी जमीन को नहीं छोड़ेंगे। ये फलस्तीन के राष्ट्रपति महमूद अब्बास, जिनका बयान आपने सुन लिया, उन्होंने कहा कि हम किसी भी कीमत पर फलस्तीन को नहीं छोड़ेंगे, अपनी जमीन को नहीं छोड़ेंगे। एयर मार्शल चोपड़ा सर, अपनी प्लीज बात पूरी कर लीजिए। और एड ऑन सर, मैं आपको यहां पर जोड़ देता हूं, कोई भी युद्ध होता है सर, कोई भी सेना अगर किसी दूसरे देश के किसी इलाके में घुसती है, वहां लोग अगर चले जाते हैं, तो क्या सर ऑटोमेटिकली उसका कब्जा हो जाता है? और आपको कितना लगता है कि अगर मान लीजिए फलस्तीन के लोगों को फलस्तीन का एक हिस्सा खाली करने को कहा गया और अगर वहां पर इजराइल की सेना आती है, तो वो इजराइल का ऑटोमेटिकली वहां पर कब्जा हो जाएगा सर? एयर मार्शल चोपड़ा, मानते हैं आप इस बात को सर? नहीं, ये ऑटोमेटिक कब्जा नहीं हो सकता। ये एक मिलिट्री ऑब्जेक्टिव है, उनको हमास को खत्म करना है, उनकी टनल्स, उनके हेडक्वार्टर्स, उनका आर्मामेंट्स, उनके एम्यूनिशंस, उसको खत्म करने के लिए सारी एक्सरसाइज इजराइल कर रहा है। और उसके बाद जब वो अपना ऑब्जेक्टिव अचीव कर लेगा, उसके बाद क्या होगा वो तय किया जाएगा। मगर मैं बताना चाहता हूं कि ये जो लड़ाई हो रही है नॉर्मल लड़ाई नहीं है। देखिए, जो गाजा स्ट्रिप है डेंसली पॉपुलेटेड एरिया है, ये अर्बन वॉरफेयर है, उसी के अंदर सिविलियन पॉपुलेशन है, उसी के अंदर मिलिट्री टारगेट्स है। जो सिविलियन पॉपुलेशन है उसको एज अ ह्यूमन शील्ड यूज किया जा रहा है। अस्पतालों के अंदर भी असला रखा हुआ है, उसमें भी हमास के लोग बैठे हुए हैं और वो अपना कम्युनिकेशन सिस्टम वगैरह, रॉकेट्स हॉस्पिटल्स के पार्किंग लॉट से रॉकेट्स फायर किए जा रहे हैं। तो वो सब लेजिटिमेट मिलिट्री टारगेट्स हैं, उसमें कोलैटरल डैमेज होगा, कुछ सिविलियंस की डेथ होगी। जाहिर है 4,000 लोग इसीलिए अभी तक मर गए हैं। तो इसलिए जो ये ग्राउंड ऑफेंसिव की तैयारी की जा रही है, नदर्न गाजा से ग्राउंड ऑफेंसिव होगा, एयर स्ट्राइक्स कंटिन्यू करेंगी। एयर स्ट्राइक्स ऑल्सो अ डेटरेंस टू टेल द वर्ल्ड दैट वी विल कंटिन्यू टू पनिश till you will continue to do terrorist acts against Israel. So I think everything is happening as per plan. Question is, when will the ground offensive physically take place? Only 20 trucks have come through Rafah border. Only water and food and basic amenities have come in. There is a strict checking being done both by Israelis and Egyptians to make sure that no arms go inside. They're making sure that no refugees come out. They're making sure no Hamas guy comes out. So it is a very, very controlled activity, and I don't think this war is going to come to an end in a hurry till Israel. See, remember, Israel was Hamas has initiated this war, and Israel will finish this war by making sure that it tries to finish the capability of Hamas. It's not going to be easy. There will be more collateral deaths, but the Air Force will create an environment for the ground offensive to take place. Sir, ठीक है, a very humble request to you, sir, because we are a Hindi news channel, so it will be better for our viewers to understand if you speak in Hindi. वो भी ठीक है सर, कोई दिक्कत नहीं, अगर आप कंफर्टेबल हो तो it's a very humble request to you to speak in Hindi, sir, please. नहीं, हिंदी में बोलेंगे। हाँ जी, शुक्रिया, धन्यवाद सर। शहजाद जी, आपको लगता है कि 15वें दिन ही सही भारत के प्रयास, दुनिया के विभिन्न देशों के प्रयास के बाद अब ये जो 20 ट्रक अभी पहुंचे हैं, 200 ट्रक रफा बॉर्डर पर खड़े हुए हैं, इसे एक सकारात्मक पहल आप मानते हैं? बिल्कुल। देखिए, किसी भी तरफ के निर्दोष मासूम नागरिकों को इसका दंड नहीं झेलना चाहिए, परंतु मैं 2-3 सवाल उठाना चाहता हूं।
हमास जो है बड़े क्लियरली आपको पता होगा कि वो केवल गाजा पट्टी में है, वो वेस्ट बैंक में नहीं है। उल्टा जब हमास अपनी ताकत में आया तब उसने जो पैलेस्टीनियन अथॉरिटी है, जो पीएलओ है, उनके कई सारे लोगों को मारने का काम किया है। वेस्ट बैंक में तो वो कहीं पर नहीं है। और ये हमास है जो अक्सर नागरिकों को बंधक बनाकर नागरिकों के इंस्टॉलेशंस में, चाहे स्कूल हो, अस्पताल हो, वहां पर अपने अड्डे बनाता है। पानी के पाइप जो वर्ल्ड बैंक और बाकी प्रोजेक्ट्स है, उन पाइपों से रॉकेट बनाता है और चिन्हित करके मासूम नागरिकों को मारता है, यहाँ तक कि 40 बच्चों के सर के तन को जुदा करता है, सर को तन से जुदा करता है। तो वो वॉर क्रिमिनल नहीं है, उसके लिए एक भी बार वॉर क्रिमिनल शब्द इस्तेमाल नहीं किया गया वारिस पठान के द्वारा। पर इजराइल जो दूसरी ओर आतंकवाद का जवाब देने के लिए नागरिकों को पहले से सूचित करता है, कहता है कि इस इलाके को खाली कर दीजिए, यहां पर हम सैन्य ऑपरेशन करना चाहते हैं, उसको तो इन्होंने वॉर क्रिमिनल कह दिया। तो मैं पूछना चाहता हूं इनसे कि यदि हमास के लिए इतना ही इनका दिल और धड़कता है तो बताइए वेस्ट बैंक वालों ने हमास को क्यों रिजेक्ट करके रखा हुआ है। और दूसरी बात, जहां तक लाइट, इलेक्ट्रिसिटी और बाकी चीजों की बात है, तो राफा बॉर्डर जो आप कह रहे थे इजिप्ट का, जो खुला है, आज जब ये कहा गया कि नॉर्थ से आप साउथ की तरफ चले जाओ, तो इजिप्ट है, बगल में जॉर्डन है, कई सारे मुस्लिम देश है, क्या एक ने भी कहा कि हम अपना बॉर्डर खोल देते हैं और पैलेस्टीनियन लोग जो है वो हमारे देश में आ जाए, रेफ्यूजीज आ जाए हमारे साथ, हम उनको स्वीकार लेते हैं? क्यों नहीं करते हैं? अगर इतना ही अन्याय वो कह रहे हैं कि इतना ही अन्याय हो रहा है क्योंकि वो मुसलमान है, तो इजिप्ट, जॉर्डन, ये सब तो मुस्लिम देश है भाई, तो क्यों नहीं वहां पर उन्होंने खोल दिया है? अल अक्सा मस्जिद का इन्होंने बात किया, तो अल अक्सा मस्जिद का एक ट्वीट मुझे बता दो, 7 अक्टूबर से पहले 7 सितंबर को ओवैसी साहब ने ट्वीट करके कहा कि अल अक्सा मस्जिद जो है वो कब्जे में है इजराइल की और हम उसे छुड़वाना चाहते हैं। पर हमास जैसे ही आतंकवादी हमला करता है उसका खंडन न करते हुए अब एक भू विवाद के मामले को लेकर आना और हमास को कवर फायर करना, ये दिखाता है कि उनकी मानसिकता असलियत में क्या है। और आखिरी बात में देखिए, पूछना चाहता हूं एक सवाल, अगर वारिस पठान साहब द्वितीय विश्व युद्ध में रहते ना, तो वो कहते कि नाजियों की जो प्रतिक्रिया है वो तो स्वाभाविक है, और जो एलाइड फोर्सेस ने नाजियों को नस्तनाबूद करने के लिए बॉम्बिंग की थी वो दरअसल वॉर क्रिमिनल है। आप बताइए, जब द्वितीय विश्व युद्ध हुआ था तो कई सारे बॉम्ब दुर्भाग्यपूर्ण तरीके से उन इलाकों में भी गिराए गए जो नागरिक जहां पर रहते थे, क्योंकि नाजियों का खात्मा करना था। वारिस पठान होते तो वो कहते नहीं नहीं, नाजियों के साथ तो अन्याय हो रहा है और जो ये अलाइड फोर्सेस है वो तो वॉर क्रिमिनल है। ये उनकी मानसिकता का दोष है कि हर जगह याकूब से लेकर अफजल तक और हमास तक आतंकवादियों की पैरवी करना।